साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 12 जून 2022 को होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और आज के दिन जो टेस्ट हम लोग देखेंगे, यह जो मेक आईएएस संस्था है, इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से इनका जो टेस्ट नंबर 9 है, उस टेस्ट को यहाँ पर पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो इस पहले वीडियो में हम लोग इसके 75 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट 75 क्वेश्चन को हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ये जो 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा या से सही है वो हमें बताना है। देखिए, पहला है जीवित जीव जंतुओं का एक दूसरे के साथ साथ वातावरण के साथ उनके संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। सही बात है। दूसरा, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत सजीव, निर्जीव तथा ऊर्जा घटक सम्मिलित होते हैं, अर्थात जैविक तथा अजैविक घटक सम्मिलित होते हैं, ये भी सही है। तीसरा, पारिस्थितिकी की अवधारणा एक नवीन अवधारणा नहीं, यह एक प्राचीन अवधारणा है। तो इसलिए पहला दूसरा सही है, परंतु तीसरा सही नहीं है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से घटक पर्यावरण के घटकों में सम्मिलित हैं? तो देखिए, पौधे, मनुष्य, तापमान, अपघटक, ये सभी के सभी जो हैं पर्यावरण के घटकों में शामिल हैं। तो 1, 2, 3, 4 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से जैविक घटक के रूप में पौधे, जानवर, मनुष्य और अपघटक हैं, जबकि अजैविक घटक के रूप में ऊर्जा, तापमान, जल, मृदा इत्यादि आते हैं। आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ये जो 2 कथन दिए गए, इनमें से बताना कौन सा या से सही है। तो पहला कथन है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र को जीवों के समुदाय और भौतिक पर्यावरण की एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। बिल्कुल सही है। दूसरा, पारिस्थितिकी तंत्र में पेड़ पौधे, पशु एवं सूक्ष्म जीव आदि सम्मिलित हैं, किंतु जल एवं मृदा सम्मिलित नहीं है। तो दूसरा वाला कथन गलत है, क्योंकि इसमें जल और मृदा भी सम्मिलित होंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन पहला वाला कथन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना इसमें से कौन सा या से सही है। पहला, ऊर्जा का पिरामिड जो है वो सदैव सीधा बनता है, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। जैव भार का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है, ये कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला कथन सही, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखें तो देखिए, खाद्य श्रृंखला में क्रमिक रूप से उच्च पोषण स्तरों में प्रजातियों की संख्या, सकल बायोमास तथा ऊर्जा की सुलभता एवं प्राप्यता में इस तरह से ह्रास होता है कि उनका आकार पिरामिड जैसा हो जाता है। इसे पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संख्या पिरामिड, यह पिरामिड उल्टा एवं सीधा दोनों प्रकार हो सकता है। बायोमास पिरामिड, यह पिरामिड भी उल्टा एवं सीधा दोनों हो सकता है। ठीक है, अर्थात जैव भार का पिरामिड उल्टा और सीधा सदैव दोनों हो सकता है, सदैव उल्टा ही नहीं होता, जबकि ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? तो सूर्य का प्रकाश, मृदा, वायु, ये आपके अजैविक घटक है, परंतु जो अपघटक होता है ये जैविक घटक होता है। वायुमंडल में उपस्थित निम्नलिखित गैसों का प्रतिशत के अनुसार बढ़ता क्रम क्या है? तो देखिए, हमें इसमें बढ़ते क्रम में चलना है। तो सबसे अधिक कौन सा होगा? बढ़ते क्रम में मतलब कम से ज़्यादा की तरफ। तो सबसे कम इसमें आपका नियान होगा, नियॉन, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आपका ऑक्सीजन और सबसे अधिक नाइट्रोजन हो जाएगा। तो 2, 4, 3, 1 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, शुष्क वायु में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियान, जेनान आदि अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, बताना उपयुक्त में से कौन सा या से सही है। जो सही है उसे ही बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं, आपका पारिस्थितिकी तंत्र में सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, जीव आर्द्रता की केवल एक निश्चित सीमा को सहन कर सकते हैं। जीव जो है आर्द्रता की एक निश्चित सीमा को सहन कर सकते हैं, ये सही है। तीसरा, वर्षा की मात्रा पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित नहीं करती है, ये कथन गलत है। तो पहला और दूसरा सही है, परंतु तीसरा वाला सही नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से किसी प्राकृतिक जैव क्षेत्र का निर्धारण करने वाले तत्व हैं? अक्षांश, ऊंचाई, तापमान, ये सभी के सभी इसके निर्धारक तत्वों के तहत आते हैं। तो इस प्रकार से 1, 2, 3 अर्थात डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, पहला, अपने आहार के लिए अन्य जीवों पर निर्भरता परपोषण कहलाती है, सही बात है। मृतोपजीवी सड़े गले पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये भी सही है। सी, पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा सदैव समान रहती है, सही बात है ये भी। डी, पेड़ पौधे श्वसन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते नहीं।
ये भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन का ही प्रयोग करते हैं, जबकि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका डी वाला सही नहीं है। आगे देखते हैं, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में संक्रमिका अर्थात इकोटोन क्या दर्शाती है? तो ये क्या दर्शाती है? ये दो अलग अलग परितंत्रों या कह सकते हैं इकोसिस्टम का संगम या जंक्शन दर्शाती है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसे कि आपकी एस्चुरी, ये भी क्या है? ये इकोटोन को दर्शाता है। अगला है, सभी जैविक, भौतिक और रासायनिक कारकों का वर्णन जो एक प्रजाति को जीवित रहने, स्वस्थ रहने और जन्म में सहायक है, ये क्या कहलाता है? तो ये आपका आला अर्थात नीचे, आला या नीचे कहलाता है, ठीक है, या इसे निकेत कहते हैं। आगे देखते हैं, समान क्षेत्रफल में समान, देखिए आला की जगह पे आप इसे नीचे या निकेत कहिए, ठीक है। समान क्षेत्रफल में निम्नलिखित में से किसकी उत्पादकता सर्वाधिक होगी? तो इनमें देखें, समाना घास क्षेत्र, समाना घास स्थल, शीत मरुभूमि, अल्पाइन वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो इसमें सर्वाधिक उत्पादकता किसकी होगी? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। जैवमंडल में क्या सम्मिलित होता है? तो जैवमंडल में जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, ये तीनों के तीनों सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है। सही बात है, ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। और वहीं दूसरा देखें, प्रत्येक पौष्टिकता स्तर पर अनुपयोगी ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा का नुकसान होता है, क्षय होता है। ये भी सही है, दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना दो कथनों में से कौन सा या से सही है। तो देखिए, पहला, एक खाद्य श्रृंखला एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के बीच ऊर्जा और पोषक तत्वों के सभी संभावित स्थानांतरण को बताता है। खाद्य श्रृंखला नहीं बताता, खाद्य जाल बताता है, जो फूड वेव होती है वो बताती है, ठीक है। इसलिए पहला वाला आपका सही नहीं है। दूसरा, अपरद खाद्य श्रृंखला जंतुओं एवं पौधों के मृत कार्बनिक पदार्थों के क्षय से प्रारंभ होती है, यह सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक समुदाय दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाता है? ये आपका जीवों की, जैविक समुदाय जीवों की कुल संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 17वां क्वेश्चन, वह प्रजातियां जो किसी परितंत्र में अपनी संख्या एवं जीव भार में अल्पता के बावजूद व्यापक प्रभाव दर्शाती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे की स्टोन प्रजातियां कहते हैं। क्या कहते हैं? की स्टोन प्रजातियां। की स्टोन प्रजाति की अवधारणा 1969 में जीव विज्ञानी रॉबर्ट टी पेन द्वारा पेश की गई थी। वह जातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता था जैव भार की अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है, कीस्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। जैसे कि जंगल में जो शेर होता है वो कीस्टोन प्रजाति है। आगे चलते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा या से सही है। पहला, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में सर्वाधिक जातीय विविधता पाई जाती है, सही बात है। दूसरा, प्रवाल भित्ति में अत्यधिक जातीय विविधता के कारण इन्हें समुद्र का वर्षावन कहा जाता है, ये भी सही है। मानसूनी वायुओं की प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है, ये कथन सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, परंतु तीसरा वाला कथन आपका सही नहीं है। देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है, न कि मानसूनी वायुओं की। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सा या से सही है। तो पहला कथन है, एक खाद्य श्रृंखला अर्थात फूड सीरीज में कह सकते हैं, खाद्य श्रृंखला में एक स्रोत से दूसरे स्रोत में प्रदूषण की एकाग्रता में वृद्धि जैव संचयन कहलाती है। तो ये सही नहीं है। दूसरा, एक जीव में प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि जैव आवर्धन कहलाती है। तो ये दोनों उल्टा दिया गया है। एक खाद्य श्रृंखला में एक स्रोत से दूसरे स्रोत में प्रदूषण की एकाग्रता में वृद्धि जैव आवर्धन कहलाती है, जबकि एक जीव में प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि जैव संचयन कहलाती है। इसलिए दोनों उल्टे हैं, इसलिए दोनों ही गलत हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने किया था। कब? 1869 में।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है कि मरुस्थलीय पेड़ों में जड़ तंत्र सुविकसित एवं बड़े क्षेत्रों में विकसित होता है। सही बात है। कारण मरुस्थलीय तूफानों से बचने के लिए पौधों ने अपना जड़ तंत्र विकसित कर लिया है। तो यहाँ पर कथन तो सही है परंतु कारण उसका सही नहीं है। देखिए, मरुस्थलीय, ये जो आपका मरुस्थलीय तूफानों से बचने के लिए पौधों ने अपना जड़ तंत्र विकसित कर लिया है, ये कथन आपका सही नहीं है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल की कमी के कारण मरुस्थलीय पौधों में जड़ तंत्र सुविकसित एवं बड़े क्षेत्र में विस्तृत होता है। मतलब जल की कमी ही वह रीजन है जिसकी वजह से ये विकसित होते हैं। तो यहाँ पर सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का क्षय होता है तथा अगली पोषण स्तर में जीव ऊर्जा का केवल 10% ही प्राप्त कर पाता है। यह नियम दिया था किसने? यह नियम लिंडमैन ने दिया था। किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। इसे 10% का नियम भी कहते हैं। अगला है, हमें यहाँ पर उचित मिलान करना है, कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए, शहोपकारिता अर्थात म्यूटुअलिज्म, ये दो, इसमें क्या होता है, दोनों प्रजातियों को लाभ होता है, दोनों प्रजातियों को लाभ होता है इसमें। जबकि जो स्पर्धा होती है, स्पर्धा में क्या होता है, स्पर्धा में दोनों प्रजातियां प्रभावित होती हैं कंपटीशन में। ठीक है, तो ए से मिला दीजिए। तीसरा, परजीविता जो होती है या प्रेडेशन के जो किसे कहते हैं, इसमें आपका एक प्रजाति को लाभ होता है तो दूसरे को हानि होती है, तो इसे आप बी से मिला दीजिए। वहीं पे 4 को देखें, असहभोजिता कमेंसिलिज्म, इसका क्या है, इसमें आप देखेंगे तो एक प्रजाति को हाँ तथा दूसरी अप्रभावित होती है, तो सी से मिला दीजिए। तो इस प्रकार से 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी, 4 का सी, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कारण वाला प्रश्न है। तो कथन है आपका कि पोषक तत्व चक्र जो है, पोषक तत्वों का भौतिक वातावरण से जीवित जीवों में स्थानांतरण को दर्शाता है। सही बात है। कारण किसी विशेष वातावरण में वातावरण की स्थिरता के लिए पोषक चक्र का संतुलन आवश्यक है। कथन कारण अपनी जगह सही है परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना इसमें कौन सा या से सही है। पहला, एक निर्जन क्षेत्र पर होने वाला अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण कहलाता है। सही बात है। दूसरा, पहले से उपस्थित समुदाय के नष्ट होने के पश्चात उसके स्थान पर प्रारंभ होने वाला अनुक्रमण द्वितीय अनुक्रमण कहलाता है। यह भी सही है, दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, जब उस समुदाय में रहने वाले जीवों के द्वारा अनुक्रमण लाया जाता है तो वह एलोजेनिक अनुक्रमण कहलाता है। एलोजेनिक अनुक्रमण कहलाता है। तो ये कथन आपका सही नहीं है। दूसरा, जब समुदाय के बाहर के जीवों के द्वारा अनुक्रमण लाया जाता है तो वह ऑटोजेनिक अनुक्रमण कहलाता है। ये भी गलत है, क्योंकि देखिए, जब समुदाय के बाहर के जीवों के द्वारा अनुक्रमण लाया जाता है तो उसे एलोजेनिक अनुक्रमण कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया गया है। जबकि जब समुदाय में होने वाले जीवों द्वारा अनुक्रमण लाया जाता है तो वह एलोजेनिक नहीं, ऑटोजेनिक अनुक्रमण कहलाता है। इसलिए आपका दोनों कथन गलत हैं और डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, अनुक्रमण की निम्नलिखित प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है। सक्सेशन का करेक्ट सीक्वेंसिंग क्या है, ये हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा, न्यूडेशन होगा, फिर आक्रमण होगा, न्यूडेशन के बाद आक्रमण होगा, फिर स्पर्धा, फिर प्रतिक्रिया होगी। 2-4-3-1 2-4-3-1 अर्थात आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मरुस्थलीय जीव अनुकूलन दर्शाते हैं। मरुस्थलीय जीव जो है अनुकूलन दर्शाते हैं। तेज धावक, छोटे पैर, रातिचर, किस प्रकार से। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो तेज धावक होते हैं और रतिचर होते हैं, इस प्रकार से अनुकूलन दर्शाते हैं। छोटे पैर इनके नहीं होते हैं। तो पहला तीसरा ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुकूलन क्या है, किसी विशेष वातावरण में सुगमतापूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया है। आगे देखते हैं, मरुस्थलीय पौधे गर्म तथा शुष्क स्थिति से बचने के लिए अनुकूलन करते हैं। किस प्रकार से करते हैं। पत्तियों की अनुपस्थिति अथवा छोटे आकार का होना,
पत्तियों और तने जो होते हैं जल भंडार हेतु अनुकूलित होते हैं, ये भी सही है। सुविकसित जड़ें होती हैं, ये भी सही है। तो सभी के सब सही हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है टुंड्रा क्षेत्र के जानवरों की निम्नलिखित में से कौन सी एक शारीरिक विशेषण या विशेषता नहीं है। टुंड्रा क्षेत्र के जानवरों की शरीर का बड़ा आकार, ये होता है। छोटी पूंछ और छोटे कान, ये भी होता है। लंबे पैर, तो इनके लंबे पैर नहीं होते हैं, इनके छोटे पैर होते हैं, ठीक है। बालों से ढका हुआ शरीर, ये भी होता है। तो यहाँ पर सी वाला इनकी शारीरिक विशेषता नहीं है, ठीक है। 10 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश के ऊपर के एशियाई एवं यूरोपीय व उत्तरी अमेरिकी भागों में वनस्पतियाँ अत्यंत विरल हैं। यह क्षेत्र टुंड्रा क्षेत्र कहलाता है। ठंड से बचने के लिए यहाँ के जीवों के शरीर पर घने बाल पाए जाते हैं, जबकि पूंछ एवं कान छोटे होते हैं। लंबे पैर मरुस्थलीय जानवरों की विशेषता होती है, ना कि इनकी। आगे चलते हैं। वह जीव जो किसी जल निकाय की तलछट पर रहते हैं उसे क्या कहते हैं, वो बेंथिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बेंथिक कहलाते हैं। जबकि प्लैंकटन क्या होते हैं, प्लैंकटन जलीय निकाय में जलधारा के साथ तैरने वाले सूक्ष्म जीव तथा वनस्पतियाँ। लिटोरल जोन जलीय निकाय का प्रकाश और ऑक्सीजन की उपलब्धता वाला सतह के निकट का क्षेत्र। लिमरेटिक जोन ये लिटोरल जोन के नीचे का क्षेत्र होता है। आगे चलते हैं। जलीय परितंत्र में उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो जलीय परितंत्र में उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रकाश के प्रवेश की सीमा, जल में निलंबित कण, जल का तापमान, ये सभी के सभी हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जलीय परितंत्र के पोषक तत्वों से समृद्ध होने की प्रक्रिया, जलीय परितंत्र के पोषक तत्वों से समृद्ध होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सुपोषण कहलाती है। इट्रोफिकेशन कहलाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, बताना कौन सा या से सही हैं। जलीय तंत्र में अकस्मात शैलों की वृद्धि शैवाल प्रस्फुटन कहलाती है, सही बात है। शैवाल प्रस्फुटन का कारण सुपोषण है, यूटोफिकेशन है, यूथोफिकेशन, अर्थात दोनों यहाँ पे सही हैं, सी ऑप्शन। सुपोषण के निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं ये हमें बताना है। तो देखिए इसमें आप देखेंगे, एक सेकंड। अनुपचारित सीवेज अपवाह, बढ़ती जनसंख्या, जीवाश्म ईंधन का दहन और उर्वरक, ये सभी के सभी कारण इसके हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आर्द्र भूमि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, बताना कौन सा या से सही है। तो देखिए, यह मृदा अपरदन से सुरक्षा करती है, आर्द्र भूमि, सही बात है। पोषक तत्वों के पुनरुपयोग में सहायक होती है, ये भी सही है। भूजल पुनर्भरण में सहायता करती है, ये भी सही है। तीनों कथन यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आर्द्र भूमि के उदाहरण हैं। धान का खेत, कच्छ वनस्पति, मूंगा चट्टान, एक्वाकल्चर। तो ये देखेंगे सभी के सभी जो हैं आर्द्र भूमि के उदाहरण हैं, डी ऑप्शन 1 2 3 4। प्रवाल विरंजन का कारण क्या है, प्रवाल विरंजन का कारण क्या है। तो पहला देखें, जुजोंतोफिल की संख्या में वृद्धि, नहीं। दूसरा, जुजोंतोफिल में प्रकाश संश्लेषण वर्णक की कमी, तो दूसरा वाला कथन आपका सही है। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, पहला वाला गलत है। आगे चलते हैं। निम्न में से द्वितीय प्रदूषक कौन सा नहीं है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन सा नहीं है। तो इसमें देखेंगे आप पैन अर्थात पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट ये है, परंतु इसमें डीडीटी जो है ये द्वितीय प्रदूषक नहीं है। अम्लवर्षा है, ओजोन है। देखिए, द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं, प्राथमिक प्रदूषकों की अंतरक्रिया से निर्मित होते हैं, जैसे कि पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन, ओजोन, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अमोनिया। क्योंकि प्राथमिक प्रदूषण अपने मूल स्वरूप में रहकर ही प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे डीडीटी, प्लास्टिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। आगे चलते हैं। वायु प्रदूषण के मुख्य कारक क्या हैं। बढ़ते यातायात के साधन, शहरीकरण में वृद्धि, तीव्र आर्थिक विकास, ये सही है, परंतु जैविक कृषि इसका कारक नहीं है या कारण नहीं है। तो 1 2 3 अर्थात बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी साइट भारत में मोन्टेक्स रिकॉर्ड में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, इसमें लोकटेक झील व केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान शामिल, परंतु चिल्का झील इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। इसमें लोकटेक झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, परंतु चिल्का नहीं है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड को देखें तो इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की उन आर्द्र भूमियों को सम्मिलित किया गया है जो मानवीय अतिक्रमण और पर्यावरण प्रदूषण के कारण पारिस्थितिकी संकट में है। यह रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत कार्य करता है। आगे देखते हैं, जलीय निकाय में रेड टाइड की घटना दर्शाती है। जलीय निकाय में रेड टाइड की घटना क्या दर्शाती है? तो ये जो है आपका फाइटोप्लैंक्टन की संख्या में तीव्र वृद्धि को दर्शाने का कार्य करती है। जब किसी जलीय निकाय में फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा में तीव्र वृद्धि होती है तो उससे जलीय निकाय का रंग परिवर्तित हो जाता है और यह घटना रेड टाइड कहलाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन फोटोकेमिकल स्मॉग के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं? तो कौन इसमें उत्तरदायी है? देखिए, सूर्य का प्रकाश सही है, समताप मंडलीय ओजोन नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। तो 134 अर्थात ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फोटोकेमिकल्स स्मॉग दो शब्दों अर्थात धुएं और कोहरे से मिलकर बना है, जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक आदि गैसें होती हैं जो कि सूर्य के प्रकाश के साथ गठबंधन कर ओजोन का निर्माण करते हैं और ओजोन इसका प्रमुख घटक होता है। आगे चलते हैं, इटाई रोग का कारक क्या है? तो इटाई रोग का कारक जो है आपका कैडमियम है। क्या है? कैडमियम है। पारामिनीमाता रोग का कारक है रेडॉन जो है फेफड़े के कैंसर का, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार घर के अंदर ध्वनि का स्तर कितना होना चाहिए? तो ये 45 दिन में 45 डेसिबल और रात्र में 35 डेसिबल निश्चित किया गया है, अर्थात डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी प्रदूषक नहीं है? कौन सा रेडियोधर्मी प्रदूषक नहीं है इसमें? तो इसमें थोरियम 232 है, कैल्शियम 20 ये नहीं है, रेडियोधर्मी प्रदूषक नहीं है, क्योंकि पोटेशियम 40, कार्बन 14 ये सभी हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कचरे को जलाना क्या कहलाता है? इसे पायरोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरोलिसिस कहते हैं। यह एक निष्क्रिय वातावरण में ऊंचे तापमान पर सामग्री का थर्मल अपघटन है। किसी जलने वाले पदार्थ के वायु या ऑक्सीकारक द्वारा जल जाने की क्रिया को दहन या जलना कहते हैं। कंपोस्टिंग क्या होती है? ये एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीवाणु एवं कवक जैव सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक अपशिष्टों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ह्यूमस में रूपांतरित कर देते हैं, किया जाता है। आगे चलते हैं, न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं? तो ये जो है आपके रूपांतरित जड़ होते हैं। क्या होते हैं? रूपांतरित जड़ होते हैं। मैंग्रोव पौधों को स्थायित्व प्रदान करने तथा शोषण हेतु विशेष प्रकार की वायवीय जड़ें पाई जाती हैं जिन्हें न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। आगे चलते हैं, विशिनोसिस ये फेफड़े के ऊतकों का क्षय होता है के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो ये जो है आपका कपास की धूल की वजह से होता है। कपास की धूल की वजह से विशिनोसिस होता है। एम्बेस्टस की धूल की वजह से एस्बेस्टोसिस होता है। सिलिका की धूल की वजह से सिलिकोसिस होता है। कोयले की धूल की वजह से एंथ्रोकोसिस होता है। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग क्या है? पर्यावरण है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ए फिटिंग का है। किसका है? ए फिटिंग का है, ये ऑप्शन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताना है इन दोनों में से कौन सा या से सही है। पहला, एक विशेष प्रजाति के भीतर जीन में भिन्नता आनुवांशिक विविधता कहलाती है। सही बात है। दूसरा, एक विशेष पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की संख्या अथवा विविधता प्रजाति विविधता कहलाती है। ये भी सही है, दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए, बताना कौन सा या से सही है। तो देखिए, किसी क्षेत्र विशेष या पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता अल्फा विविधता कहलाती है। नहीं, देखिए, अल्फा विविधता क्या होती है? किसी क्षेत्र विशेष या पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विविधता अल्फा विविधता कहलाती है, जबकि किसी क्षेत्र विशेष या पारिस्थितिकी तंत्र में आवासों या समुदायों की एक प्रवणता के साथ जातियों के विस्थापन होने की दर बीटा विविधता कहलाती है। ठीक है। देखिए, दूसरा, किसी क्षेत्र विशेष या पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विविधता बीटा विविधता कहलाती नहीं, ये अल्फा विविधता होती है। तो दोनों गलत हो गए। तीसरा, किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष में उपस्थित विभिन्न प्रजातियों के मध्य अंतः संबंधों का अध्ययन गामा विविधता कहलाती है। ये वाला आपका सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैव विविधता द्वारा प्रदान की गई सेवाएं क्या हैं? पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, जैविक सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, ये सभी के सभी हैं।
तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 3। आगे देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है। तो देखिए, जैव विविधता का उसके प्राकृतिक निवास के बाहर संरक्षण स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है, नहीं, यह बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है, ex-situ कंजर्वेशन कहलाता है। जबकि दूसरा कथन जैव विविधता का उसके प्राकृतिक निवास के भीतर संरक्षण जो है बाह्य स्थानीय संरक्षण नहीं कहलाता, बल्कि स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है, इनटू कंजर्वेशन कहलाता है। तो यहाँ पर दोनों कथन गलत हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है? स्वस्थान पद्धति नहीं है। तो आप इसमें देखेंगे जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, वनस्पति उद्यान इसके तहत नहीं आता। बॉटनिकल गार्डन जो होते हैं ये स्वस्थानीय नहीं बल्कि पर स्थानीय या ex-situ कंजर्वेशन के तहत आते हैं। राष्ट्रीय पार्क इंटू के तहत आते हैं, वन्य प्राणी अभ्यारण्य ये भी इंटू के तहत आते हैं स्वस्थानीय में। आगे देखते हैं, विश्व को कुल कितने इकोजोन अथवा बायोजियोग्राफिक रियल में बांटा गया है? कितने में बांटा गया है? तो ये कुल 8 में बांटा गया है, ए ऑप्शन 8 में। इनके नाम चाहे तो आप सुन सकते हैं, पहले आर्कटिक, नियार्कटिक, एफ्रोट्रॉपिक, नेओट्रॉपिक, ऑस्ट्रोलेशिया, इंडोमलाया, ओशिनिया, अंटार्कटिक। ठीक है, आगे चलते हैं। रेड डेटा बुक एक सूची है किसकी? विलुप्त प्रजातियों की, लुप्तप्राय और गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की, संकटग्रस्त प्रजातियों की, इन सभी की, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न से कौन अपने अरीवाड़ा के लिए जाना जाता है? अरीवाड़ा के लिए जाना जाता है तो यह है ओलिव रिडले टर्टल, जो कछुए होते हैं ये जाने जाते हैं। ओलिव रिडले समुद्री कछुए मुख्य रूप से प्रशांत, हिंद और अटलांटिक महासागरों के गर्म जल में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं की एक मध्यम आकार की प्रजाति है। ये मांसाहारी होते हैं। ओलिव रिडले कछुए हजारों किलोमीटर की यात्रा कर उड़ीसा के गंजम तट पर अंडे देने आते हैं। अंडे देने के लिए इनके द्वारा जो रेत का गड्ढा बनाया जाता है उसे ही अरीविडा कहते हैं। आयुशियन की स्टेटस लिस्ट में इनकी जो कैटेगराइजेशन है वो वल्नरेबल है। भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस थी? तो ये थी मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC कहते हैं इसे। और ये घटना 3 दिसंबर सन 1984 को हुई थी। लियोपोल्ड मैट्रिक्स संबंधित है किससे? पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से। पर्यावरणीय प्रभाव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से संबंधित रहा है। देखिए, भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा नदी घाटी परियोजनाओं का परीक्षण पर्यावरणीय दृष्टिकोण से करने के साथ ही 1976-77 में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का प्रारंभ हुआ। लियोपोल्ड मैट्रिक्स पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की एक विधि है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को हमें सुमेलित करना है। भारत के जल पुरुष राजेंद्र सिंह 2 से मिला दीजिए। पर्यावरण इंजीनियर GD अग्रवाल 4 से मिला दीजिए। भारत का बर्डमैन डॉक्टर सलीम अली 1 से मिला दीजिए। वृक्ष मित्र सुंदरलाल बहुगुणा 3 से मिला दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? 4213 नहीं 2413 सी ऑप्शन। निम्न से किस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो ये है आपका व्हिटली पुरस्कार। व्हिटली पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं। व्हिटली पुरस्कार या पुरस्कार व्हिटली फंड फॉर नेचर WFN ब्रिटेन के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। इसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, डिक्लोफेनाक के उपयोग से किस जानवर की जनसंख्या में भारी कमी आई थी? गिद्ध की। गिद्धों की संख्या में गिरावट का प्रमुख कारण डिक्लोफेनिक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है, जो पशुओं के शवों को खाते समय गिद्धों के शरीर में पहुंच जाती है। आगे चलते हैं, दम घोटू गैस किसे कहते हैं? दम घोटू गैस जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सांस के साथ शरीर में प्रवेश करने पर यह रक्त के हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक क्रिया करके उसकी ऑक्सीजन छोड़ने की क्षमता को कम कर देती है। अगला है कथन कारण वाला प्रश्न है। तो देखिए, अर्थ ओवरशूट डे की अवधि प्रतिवर्ष कम होती जा रही है। कारण
प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बढ़ता जा रहा है। सही है, कथन कारण सही और व्याख्या भी हो रही है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। फिर से कथन कारण का प्रश्न है। कथन कारण का प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही। कारण क्या है? पर्यावरणीय शिक्षा तथा पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। तो देखिए, और इसमें बताना कौन सा या से सही है। प्रजातियों की संख्या में वृद्धि से खाद्य श्रृंखला अधिक विस्तृत एवं जटिल हो जाती है। सही बात है। जटिल एवं विस्तृत खाद्य श्रृंखला जैव विविधता हेतु हानिकारक होती नहीं, लाभदायक होती है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला फिर से कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है, जैव विविधता की दृष्टि से भारत विश्व के 10 शीर्ष देशों में सम्मिलित है। सही है। कारण क्षेत्रफल, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 10 शीर्ष देशों में सम्मिलित है, ये भी सही है, परंतु व्याख्या नहीं हो रही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों से रक्षा करने वाली ओजोन परत पाई जाती है कहाँ पे? समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। और ओजोन परत की मोटाई जो है ये डॉप्सन में मापा जाता है। अगला है, प्राकृतिक कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। प्राकृतिक कार्बन सिंक के रूप में कौन कार्य करते हैं? तो महासागर और जंगल, महासागर और जंगल खनन क्षेत्र नहीं करते हैं। 1 और 2, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सा या से सही है। पहला, हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन कार्बन कहा जाता है। सही बात है। दूसरा, समुद्री परिस्थितियों और समुद्री जैव के प्रयोग से वातावरण में अवशोषित किए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लू कार्बन कहा जाता है। ये भी आपका सही है। दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, पौधे या पृथ्वी की कार्बन अवशोषित करने की क्षमता क्या कहलाती है? इसे कार्बन स्पेस कहते हैं। कार्बन स्पेस, पृथ्वी की कार्बन अवशोषित करने की क्षमता कार्बन स्पेस कहलाती है। अगला है, पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म मणिकाओं अर्थात माइक्रोबीट्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? तो देखिए, यह समुद्री परितंत्र के लिए हानिकारक मानी जाती है, इसलिए यह काफ़ी चिंताजनक है। ए ऑप्शन। माइक्रोबीट्स अथवा माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक के ऐसे अंश होते हैं जिनका आकार 1 मिलीमीटर से कम होता है। इनका उपयोग साबुन, फेस वॉश, बॉडी क्रीम आदि उत्पादों में किया जाता है। माइक्रोबीट्स सीवर के रास्ते सागरों में पहुंचकर समुद्री परितंत्र के समक्ष पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न करते हैं। ये गैर जैव निम्नीकरण बहुलक होते हैं। इनका आकार इतना कम होता है कि ये जल उपचार निस्पंदन प्रणाली से भी पार हो जाते हैं। आगे देखते हैं, पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण जीवी घटकों, भू आकृतिक घटकों से और अजैविक घटकों, इन सभी से, अर्थात इसका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला 75 नंबर क्वेश्चन, कथन कारण का प्रश्न है। कथन है, विश्व में पर्यावरण और अवक्रम डिग्रेडेशन की गंभीर समस्या। सही बात है। इस समस्या का प्रमुख कारण प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों से पर्यावरण का ह्रास है। दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 75 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।